नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बायोलॉजी के वन लाइनर्स में, जिसमें अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं 100 वन लाइनर्स बिना किसी रुकावट की और बिना कुछ समय गंवाए। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। What is a unique character of mammals? आपको बताना है जो स्तनधारी हैं, जो मैमल्स हैं, उनका कोई ऐसा कैरेक्टर जो बाकी किसी यानी जो मैमल्स में क्लासिफाई नहीं होते उनमें नहीं पाया जाता है, विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर मैमल्स। तो यहाँ पे आपको नेम के अंदर ही मिलेगा। मैमल्स जो नाम है वो लिया गया है मैमरी ग्लैंड से, दैट इज ब्रेस्ट से। मिल्क जो सीक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं बेबी को फीड करने के लिए। सिमिलरली हिंदी में स्तनधारी फिर से हम नाम से बता सकते हैं कि यहाँ पे स्तन ग्रंथियां जो है वो मौजूद होती हैं और वो सिर्फ होती हैं मैमल्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज आपको एक ऐसा वर्टिब्रेट बताना है जिसके अंदर जॉ प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि जॉ एब्सेंट होती है। तो इनको हम क्लासिफाई करते हैं एक ग्नेथा के अंदर। किसमें क्लासिफाई करते हैं? ये एक ग्नेथा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका एग्जाम्पल जो है दिस कैन बी आस्क्ड इन वन ऑफ योर एग्जाम्स, विच इज पेट्रोमाइजॉन और सी लैम्प्रे, जो उसका मोर कॉमन नेम है वो। ओके तो पहला यहाँ पे दो क्वेश्चन थे, पहला वर्टिब्रेट होना चाहिए और दूसरा उसके अंदर जॉज जो है वो एब्सेंट होने चाहिए। अगला सवाल देखिए, विच वर्टिब्रेट ग्रुप फर्स्ट डेवलप्ड लिम्स। तो वर्टिब्रेट ग्रुप्स के अंदर कौन कौन से आपके क्लासिफिकेशन में आपके कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं, सबसे पहले आपको वो मालूम होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी फिशर्स आती हैं, एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आती हैं आपकी, एवीज बर्ड्स आते हैं आपके, और उसके बाद में मैमल्स आते हैं। सवाल है कि जो लिम्स हैं, जो हाथ पैर हैं, उसका विकास सबसे पहले कौन से ग्रुप के अंदर हुआ था? तो एम्फीबिया जो ग्रुप है उसके अंदर सबसे पहले लिम्स का डेवलपमेंट हुआ था। ओके, जिसके अंदर आपके कॉमन ऑर्गेनिज्म अगर हम बोलें तो फ्रॉग से आप बहुत इजीली याद रख सकते हो। What is the mode of breathing in frog? फ्रॉग के अंदर जो ब्रीदिंग है वो कैसी होती है? ब्रीदिंग का क्वेश्चन फ्रॉग में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो फ्रॉग है ये एक एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल एनिमल है, यानी कि एम्फीबियन होने की वजह से ये लैंड में और वाटर में दोनों जगह पे सर्वाइव कर सकता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन है वो डिफरेंट होगा। लैंड के ऊपर अगर वो है तो उसको रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरत होगी लंग्स की, और सिमिलरली वाटर में क्योंकि लंग्स जो है वो वाटर के अंदर रेस्पिरेशन का काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वाटर के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है फ्रॉग के अंदर वो मोस्टली होता है स्किन से। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? फ्रॉग के अंदर दो मोड्स ऑफ ब्रीथिंग है, पहला लंग्स के द्वारा और दूसरा स्किन के द्वारा। ओके, मोस्ट फोटोकैटालिटिक एक्टिविटी इज कॉल्ड। फोटोकैटालिटिक एक्टिविटी अगेन ये सिमिलर है आपकी फोटोकैटालिटिक। फोटो मीन्स सनलाइट की प्रेजेंस में जो ब्रेक डाउन की एक्टिविटीज होती हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सी लाइट में होती हैं? मोस्टली होती हैं ब्लू और रेड लाइट्स के अंदर, ये हमने बात करी थी। बट स्टिल अगर आपसे मैक्सिमम पूछी जाती है तो हम यहाँ पे किसको चूज करेंगे? रेड लाइट्स को। ओके, नंबर ऑफ टीथ बताने आपको, दैट कैन बी रीस्टोर्ड इन मैन, यानी कि यहाँ पे आपको पूछा गया है नंबर ऑफ टेम्पररी टीथ। टेम्पररी क्यों? क्योंकि एक बार वो आपके पास टेम्पररीली आपको एक बार आते हैं, देन गिरने के बाद में वो अगेन आपको आ जाता है, यानी कि जितने आपके नंबर ऑफ टेम्पररी टीथ होंगे उतने जो टीथ हैं वो लाइफ टाइम में आपको 2 बार आते हैं। ओके, दैट इज, और ये जो नंबर है टेम्पररी टीथ का, या इनको डेसिडुअस टीथ भी बोला जाता है, वो कितना है? 12। ये दांत जो है 12 दांत मनुष्य में वापस आ सकते हैं, बट ये 12 आपकी परमानेंट टीथ में से नहीं होना चाहिए, ये 12 आपके डेसिडुअस टीथ होने चाहिए। देन आपसे पूछा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है वो कौन से ऑर्गन से सीक्रेट होता है? हम सब जानते हैं स्टमक जो है हमारा, वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या रोल है HCl का? जो पेप्सिनोजन एंजाइम है उसको एक्टिव करके उसको कन्वर्ट किया जाता है पेप्सिन एंजाइम में, और ये जो रोल होता है यहाँ पे, ये फंक्शन किसका होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का। ओके, अगला सवाल देखते हैं। वेजिटेबल्स डिटीरियोरेट क्विकली बिकॉज, यानी कि जो आपकी सब्जियां हैं उनकी गुणवत्ता यानी वो जल्दी से कम हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वेजिटेबल्स जो हैं उनके अंदर वाटर कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और जहाँ कहीं भी हाई वाटर कंटेंट होगा वहाँ पे बैक्टीरिया या फंगस इन तरह की चीज़ें ईजिली ग्रो कर जाती हैं, और बैक्टीरिया और फंगस जहाँ कहीं भी ग्रो करेंगे वो उसकी क्वालिटी जो है उसको घटा देंगे या फिर उनको सड़ा देंगे फाइनली। सो इसीलिए वाटर का कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से वेजिटेबल्स जो है वो जल्दी से जल्दी यूज कर लेनी चाहिए, बाद में वो क्या होती है? डिटीरियोरेट हो जाती है। What is the larva of cockroach called? कॉकरोच के लार्वा को क्या कहा जाता है? निम्फ कहा जाता है। ठीक है, सिमिलरली आपसे ये क्वेश्चन फ्रॉग के लिए भी पूछा जा सकता है, तो फ्रॉग के लार्वा को कहा जाता है टैडपोल। ओके, Who gives एनर्जी टू आवर बॉडी? बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास 3 सोर्सेज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, और फैट्स भी होते हैं।
बट अगर आपको केवल एनर्जी प्रोवाइड करने का फंक्शन इन तीनों में से किसी एक के लिए पूछा जाए, सो दैट विल बी कार्बोहाइड्रेट. ओके. विच आर द टू नोन सोर्सेज ऑफ अबंडेंट फूड प्रोटीन्स. आपको प्रोटीन्स के ऐसे सोर्स बताने हैं जिनके अंदर काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हों, जो कि प्रोटीन के बहुत ही अच्छे स्रोत हैं. तो वो दोनों आपके पास में होंगे मीट एंड एग्स. और अगर आपको प्लांट से रिलेटेड अगर सेम क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको प्लांट से रिलेटेड ऐसे सोर्सेज बताने हैं जिनमें प्रोटीन्स का अमाउंट ज़्यादा हो, तो उसके अंदर एक एग्जाम्पल जो है वो आपको हमेशा याद रखना है, एंड दैट विल बी सोयाबीन. सोयाबीन के अंदर प्रोटीन का कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. ओके. इफ ए हेल्दी फ्रेश वाटर फिश, अगर एक फ्रेश वाटर फिश है, अगर उसे सॉल्ट वाटर में रखा जाए, ठीक है, यानी आपने एक फ्रेश वाटर फिश को वहाँ से उठाया और उससे क्या किया, आपने सॉल्ट वाटर के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी. तो एक तो चीज़ ये हमेशा आपको याद रखनी है कि चाहे आप फ्रेश वाटर फिश को सॉल्ट वाटर में भेजो या फिर एक सॉल्ट वाटर फिश को एक फ्रेश वाटर में भेजो, वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं करेगी. फाइनली तो क्या होगा, फिश जो है उसकी डेथ हो जाएगी वहाँ पे. बट अगर आप फ्रेश वाटर फिश को सॉल्ट वाटर में भेजोगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका जो ऑस्मोलैरिटी है वो डिफरेंट होगा, और इस वजह से डिहाइड्रेशन की वजह से मछली जो है वो मर जाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी का सारा जो वाटर है वो उसकी बॉडी से बाहर आ जाएगा बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द ऑस्मोलैरिटी. ओके. एक तो वो डिहाइड्रेट हो जाएगी और दूसरा क्या हो जाएगा, द फिश विल डाई, मछली के अंदर पानी मर जाएगी. What is the total number of eggs released during a menstrual cycle? एक menstrual cycle के अंदर एक ही egg release होता है. जो females होती हैं, human females हैं, उनके अंदर 2 ovaries present होती हैं, लेकिन एक menstrual cycle के time पे usually 2 eggs release नहीं होंगे, एक ovary एक egg release करती है. Okay? अगला आपको बताना है जो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड की लोकेशन आपको बतानी है. पीनियल ग्लैंड आपका कहाँ पे लोकेटेड है, ब्रेन के अंदर. इसके अलावा अगर ब्रेन की और ग्लैंड्स की आप बात करो तो हाइपोथैलेमस जो है वो भी ब्रेन के अंदर लोकेटेड है. उसके अलावा पिट्यूटरी जो ग्लैंड है दैट इज ऑल्सो लोकेटेड इन योर ब्रेन. तो ये कुछ ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले ग्लैंड्स हैं. तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी अगर आपको नहीं मालूम है तो अगेन एड इट टू द लिस्ट. 3 आपके जो ग्लैंड्स आपको मिलेंगे ब्रेन के अंदर, दोज आर पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी. मेनिंजाइटिस आपको नेक्स्ट बोला है कि मेनिंजाइटिस एक डिसीज है, ये आपके बॉडी के कौन से पार्ट को इफेक्ट करेगा. तो मेनिंजाइटिस के अंदर जो मेनिंजस वर्ड है वो एक्चुअली आपकी ब्रेन की जो लेयर्स होती हैं बाहर, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर, जैसे इस तरह का आपका जो ब्रेन है उसके बाहर बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं. 3 लेयर्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं मेनिंजस. इसीलिए मेनिंजाइटिस जो डिजीज है वो किसको इफेक्ट करेगी, आपकी ब्रेन को. लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड आपसे पूछा है ह्यूमन बॉडी का कौन सा है. लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ह्यूमन बॉडी का जो है वो कौन सा है, थायराइड ग्लैंड है, तो जो कि सिचुएटेड होता है आपकी नेक के अंदर. ओके. What is the hormone that the thymus gland produces? जो thymus gland है आपका वो कौन सा हार्मोन जो है प्रोड्यूस करता है. अगेन thymus gland की लोकेशन में भी आपसे पूछे जाए. जो आपकी स्टर्नम बोन है यहाँ पे सेंटर में जो प्रेजेंट होती है चेस्ट में, स्टर्नम बोन के पीछे जो है वो पाया जाता है थाइमस. और थाइमस ग्लैंड की जो सीक्रेशन है, ओके, स्टर्नम और थाइमस ग्लैंड का सीक्रेशन यहाँ पे पूछा है कि कौन सा हार्मोन यहाँ से सीक्रेट होता है, तो थाइमोसिन. सिमिलर नेम्स हैं, थाइमस ग्लैंड सीक्रेट्स थाइमोसिन, इजीली याद हो जाएगा. नेक्स्ट आपसे अगेन एक क्वेश्चन पॉइजनिंग का पूछा है कि मर्करी पॉइजनिंग अगर ह्यूमन बींग्स में हो जाए तो कौन सी डिजीज होगी. हमने मर्करी पॉइजनिंग की वजह से मैड हैटर्स डिजीज भी पढ़ी थी, लेकिन दैट इज नॉट इन ह्यूमन बींग्स. मर्करी पॉइजनिंग अगर ह्यूमन बींग्स में होगा तो यहाँ पे अगेन जो डिजीज होगी वो आप याद रखेंगे एम से, मीना माता डिजीज. ओके. नेक्स्ट देखिए वो क्वेश्चन आ गया. ऐसे आपको फूड क्रॉप्स बतानी है जिनके अंदर प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, हाईएस्ट अमाउंट प्रोटीन्स का हो, अधिक मात्रा में प्रोटीन अगर पाए जाते हैं. सो एग्जाम्पल आपका कौन सा होगा, सोयाबीन. डे टू डे लाइफ में भी आपने देखा होगा सोयाबीन बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है. उस टाइम पे भी ये क्वेश्चन यूजुअली हम डिस्कस कर ही लेते हैं कि सोयाबीन को इसलिए खाया जाता है बिकॉज द प्रोटीन कंटेंट इन इट इज़ अ लॉट मोर. अगला सवाल देखिए, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन जॉन्डिस डिजीज. जॉन्डिस जो है कौन सी डिजीज है, जॉन्डिस इज पीलिया, और पीलिया के अंदर कौन सा आपका जो ऑर्गन है वो अफेक्टेड होता है. ऑर्गन जो अफेक्टेड होता है वो होता है आपका लिवर. जॉन्डिस के अंदर पूरा बॉडी का कलर जो है वो येलो हो जाता है, इसलिए उसे पीलिया भी बोला जाता है. ठीक है. नेक्स्ट आपको बताना है कि सार्स जो है, सार्स अगेन एक ऐसा वायरस है जो कि रिलेटेड है आपके, एक ऐसी कंडीशन है एक्चुअली, नॉट वायरस, जो अगेन रिलेटेड है, थोड़ी बहुत सिमिलर है आपके कोरोना वायरस से. यहाँ पे आपको पूछा है कि सार्स एक नया फॉर्म है निमोनिया का.
स्टार्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज से शुरू हुआ था? चाइना से। एक्चुअली एट प्रेजेंट जो हमारे पास कोरोना वायरस है दैट इज ऑल्सो वेराइटी ऑफ सार्स, और इससे पहले 2011 के अंदर भी इस तरह का सेम एक ब्रेकआउट हुआ था, सेम इसी तरह का वायरस था जिसको भी हमने सार्स के अंडर क्लासिफाई किया है, और वो वायरस भी स्टार्ट कहाँ पे हुआ था? चाइना के अंदर। नेक्स्ट आपको बताना है कि ब्लड कैंसर जो है उसका कोई कॉमन नेम बताना है। ब्लड कैंसर का जो कॉमन नेम है वो है ल्यूकेमिया। ओके, ल्यूकेमिया के नाम से भी हम ब्लड कैंसर को जान सकते हैं। देन आपसे पूछा है यूनिवर्सल ब्लड डोनर किसे कहोगे? यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन से ब्लड ग्रुप वाले होते हैं? ओ ब्लड ग्रुप वाले जो है उन्हें हम कहते हैं यूनिवर्सल ब्लड डोनर्स, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप वाले किसी भी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ए को भी कर सकते हैं, बी को, ए बी को भी कर सकते हैं और ओ को भी कर सकते हैं। और सेम इसका एग्जैक्टली अपोजिट आपको मिलेगा ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर, और ये इन सारे ब्लड ग्रुप से जो ब्लड है उसको ले सकते हैं, तो हम इसे कहेंगे यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर। ठीक है, प्राप्त करता होते हैं ये, सार्वभौमिक रक्त प्राप्त करता। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही आपको पहले से मालूम भी होंगे, बट आपको याद रखना है यूनिवर्सल ब्लड डोनर इज ब्लड ग्रुप ओ एंड यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर इज ब्लड ग्रुप ए बी। नाउ नेक्स्ट इज एक्सेसिव एल्कोहलिक ड्रिंकर्स के अंदर कौन सी डिजीज होती है? सिरोसिस डिजीज होती है। यहाँ पे इफेक्टेड जो ऑर्गन है वो कौन सा होता है? लिवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन लार्ज अमाउंट्स। ऐसा कोई एक एलिमेंट आपको बताना है जिसकी रिक्वायरमेंट्स प्लांट्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में होती है, और वो आपका है नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा ट्विस्ट करके इस तरह से पूछा जा सकता है कि आपके पास जो फर्टिलाइजर्स अवेलेबल होते हैं जिनको हम क्रॉप्स के अंदर यूज़ करते हैं, उनमें से कौन से 3 एलिमेंट्स जो हैं वो यूजुअली फर्टिलाइजर्स में पाए जाते हैं, और वो फर्टिलाइजर्स के अंदर पाए जाने वाले 3 जो आपके एलिमेंट्स हैं वो होते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। ओके, नेक्स्ट इज द फेटल डिजीज कॉज्ड बाय अनकंट्रोल्ड डिविजन ऑफ ए सेल। आपको उस रोग का नाम बताना है जिसके अंदर जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर अनियंत्रित विभाजन शुरू हो जाता है, यानी कि डिवीजन जहाँ पे रुक जाना चाहिए था वहाँ ना रुक करके उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, और सेल्स रेगुलरली क्या डिवाइड करती रहती हैं और करती रहती हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये आपकी होती है कैंसर के अंदर, और यहाँ पे क्या होता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन। ओके, अगला देखिए, क्लोरोक्वीन आपको बताना है एक एंटीबायोटिक ड्रग है, कब यूज करी जाती है? क्लोरोक्वीन अगेन इंपॉर्टेंट है, मलेरिया के ट्रीटमेंट के अंदर क्लोरोक्वीन ड्रग को यूज किया जाता है। ओके, सुक्रोज का आपको बताना है सुक्रोज के अंदर कौन कौन सी 2 शुगर्स होती है? तो सुक्रोज बनती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों से। ठीक है, आपको बताना है फ्रूट्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज नोन एज पोमोलॉजी। तो देखिए फ्रूट्स के अलग अलग जो टाइप्स हैं उनके अंदर फ्रूट्स के नेमिंग है, तो वहाँ पे एक फ्रूट है वहीं से आपको ये नाम लिया गया है पोमोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्लावर्स को हम क्या बोलेंगे? फ्लावर्स की स्टडी को हम बोलेंगे एंथोलॉजी। और फाइनली एक और क्वेश्चन आपके पास में है कि प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का वो कौन सा होता है? क्या उसकी लीव्स होती हैं, स्टेम, रूट, फ्लावर, उसका शूट क्या होता है? फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो फीमेल आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दोनों फ्लावर के अंदर ही प्रेजेंट है, यानी कि आपका जो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, पिस्टल और कार्पल जो है वो भी फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और आपका जो स्टेमन है एंथर और फिलामेंट जो बना हुआ है वो भी आपका किसमें प्रेजेंट होता है? फ्लावर के अंदर। अगला आपको बताना है एक बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बैरियर मेथड का सिंपली मतलब है कि यहाँ पे जो स्पर्म है और जो ओवम है उन दोनों के बीच में कोई बैरियर होगा जिसकी वजह से वो दोनों कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फाइनली हमारी जो डिमांड है कॉन्ट्रासेप्शन वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बहुत ही कॉमन बैरियर मेथड जो यूजुअली यूज किया जाता है वेरी कॉमनली वो है कॉन्डम। और एक क्वेश्चन ये भी आपको पूछा जा सकता है कि सेपरेटली कॉन्डम जो है दे आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, यानी ऐसा नहीं है दैट दे आर ओनली अवेलेबल फॉर अ सर्टेन सेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको बताना है कॉपर टी। अगेन एक कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है। किस तरह का कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है? इसको टी नाम क्यों दिया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी शेप की वजह से, इस तरह से ही इसकी शेप होती है लिटरली एक टी की जैसी ही। और ये जो डिवाइस है इसको प्लेस किया जाता है यूटरस के अंदर। ठीक है, जो इसकी ये साइड वाली आर्म्स होती हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर करती हैं, और इस तरह से ये आपका इंसर्ट किया जाता है यूट्रस के अंदर। और ये एक तरह का इंट्रा यूटराइन डिवाइस है, क्योंकि इसे यूट्रस के अंदर प्लेस किया गया है यूट्रस के अंदर, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इंट्रा एंड यूटराइन डिवाइस। गर्भ निरोधक एक तरह का उपकरण है, आईयूडी भी आप इसको बोल सकते हो। और कॉपर यहाँ पे क्यों मेंशन है? क्योंकि ये जो डिवाइस है वो कॉपर की कोटिंग इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो दोनों वर्ड्स का मतलब क्लियर हो गया, वाई कॉपर एंड वाई टी।
ठीक है। नेम अ वंस अ वीक नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो देखिए यूजुअली जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो या तो 21 डेज के लिए होती हैं या फिर उनको रेगुलरली 28 डेज तक लेना पड़ता है। अब एक नई तरह की पिल आई है जो सिर्फ वीक में एक ही बार लेनी होती है, तो उसका नाम इंपॉर्टेंट है, मे भी आपको कहीं पे मिले या फिर आपको पूछा जा सकता है, और उस पिल का नाम जो है वो कौन सा है, सहीली। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको एमटीपी का फुल फॉर्म बताना है। एमटीपी का फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि एबॉर्शन जो है उसके लिए एक फैंसी टर्म यहाँ पे दी गई है, दैट इज एमटीपी। मेडिकली अगर कोई टर्मिनेट करना चाहे अपनी प्रेगनेंसी को तो उसे हम बोलेंगे एमटीपी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के आपको नाम बताना है। सबसे कॉमन तो आपका एड्स या HIV जो भी आप बोलना चाहो वो है। हेपेटाइटिस बी है, उसके साथ साथ और डिजीजेस भी हो सकती है, बट यहाँ पे हमने कोशिश करी है कि हम जो कॉमन डिजीजेस हैं उनको ही इंक्लूड करें, जैसे सिफिलिस हो सकता है, गोनोरिया हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ डिजीजेस हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। ओके, STDs भी इनको बोला जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आपसे पूछा है कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो कितने दिन तक लास्ट करता है, नॉर्मली उसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। तो नॉर्मल ड्यूरेशन जो मेंस्ट्रुअल फ्लो का है इट इज 3 to 5 डेज, मिनिमम 3 to मैक्सिमम 5 डेज। ओव्यूलेशन पूछा है आपको, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो ओव्यूलेशन है यानी ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होता है और उससे ओवम रिलीज होता है। ओव्यूलेशन बेसिकली क्या है, जो आपकी ओवरी है, ओवरी से इस तरह से ऊपर जो आपकी फेलोपियन ट्यूब अटैच्ड होती है उसके अंदर जब यहाँ से ओवम रिलीज होकर के फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम ओव्यूलेशन, एग का रिलीज होना। तो कौन से डे पे होता है ओव्यूलेशन, सिंपल आपसे पूछा है। तो टोटल जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 डेज की होती है, और उसमें से मिड पॉइंट पे यानी एग्जैक्टली ऐसा माना जाता है कि 14th डे के ऊपर ओव्यूलेशन होता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, बहुत ही ईजी हैं, आप आराम से 2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन, एग और स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन है वो कौन सी साइड पे होता है। तो ये जो यहाँ पे डायग्राम थोड़ा कंप्लीट करते हैं, जो डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये यहाँ पे यूट्रस आ जाएगा। तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है, ये वाली जो फेलोपियन ट्यूब मैंने ड्रॉ करी है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, फेलोपियन ट्यूब। आगे आपको स्पेसिफिक पार्ट नहीं पूछेंगे फेलोपियन ट्यूब का, सो जस्ट रिमेंबर फर्टिलाइजेशन जो है एग और स्पर्म्स का वो कहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन एक इजी क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट होगा। तो 70 to 80% जो आपके बॉडी वेट का है दैट इज वाटर। ओके, तो वाटर इतना एसेंशियल है हमारे लिए। आपसे पूछा है कि जो फिशेज हैं उनका जो हार्ट है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं ह्यूमन हार्ट का। तो ह्यूमन हार्ट इस तरह से जो आप ड्रॉ करते हो, तो हमारे हार्ट में 2 चैम्बर्स होते हैं, ये दोनों एट्रिया होते हैं, और नीचे वाले दोनों चैम्बर्स जो एक्चुअली बड़े होते हैं, डायग्राम में ठीक से बने नहीं है, वो दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं। तो इसी तरह से अगर आप फिशेस का देखोगे तो फिशेस का जो हार्ट है वो सिर्फ 2 चैम्बर का है, ठीक है। फिर अगर हम एम्फीबियंस, फिशेस के बाद में एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स को हम क्लासिफाई करते हैं, इन दोनों के अंदर जो हार्ट है वो कितना चैम्बर है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। बट आप देखोगे कि क्रोकोडाइल का एक क्वेश्चन भी यहाँ पे मैंने डाला है, क्रोकोडाइल के अंदर जो मैंने हार्ट यहाँ पे आपको बताया है दैट इज 4 चैम्बर्ड। ऐसा क्यों, क्रोकोडाइल एक्चुअली कौन से में आता है, क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है, रेप्टाइल के अंदर क्लासिफाई होता है, लेकिन क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है, उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होना चाहिए था, बट नहीं, उसमें कौन सा कितने चैम्बर है हार्ट में, उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है, क्रोकोडाइल और घड़ियाल, एलिगेटर जो है, इन दोनों के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट है, इसीलिए यहाँ पे मैंने साथ में ऐड किया है, दैट यू शुड रिमेंबर। ओके, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में हमने डिस्कस कर लिया कितना चैम्बर्ड हार्ट है, 3। और इसी तरह अगर आपको आगे पूछा जाए कि मैमल्स में या फिर बर्ड्स के अंदर कितना चैम्बर्ड हार्ट है, तो उनके अंदर होगा 4 चैम्बर्ड हार्ट। ओके, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, हमारे पास सबसे पहले आती हैं फिशेस, उसके बाद में आते हैं हमारे पास में एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, और फिर आपके पास में बर्ड्स आती हैं, और फाइनली आपके पास में मैमल्स आते हैं। फिशेस के पास में 2 चैम्बर्ड हार्ट है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, बर्ड्स में और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट है। बट एक एक्सेप्शन जो आपको याद रखना है दैट इज क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या है, एक रेप्टाइल है, स्टिल उसके अंदर जो हार्ट है वो कितना है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। तो एव्स और मैमल्स के अंदर कैसा हार्ट है, 4 चैम्बर्ड। जो अब पूछा आपसे 4 चैम्बर जो ह्यूमन हार्ट के अंदर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ऊपर जो 2 छोटे चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से ये देखिए ऊपर वाले ये जो 2 छोटे चैम्बर्स हैं ये दोनों एट्रिया होते हैं और ये दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं, एक राइट एट्रियम, एक लेफ्ट एट्रियम, एक राइट वेंट्रिकल और एक लेफ्ट वेंट्रिकल।
मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बताना है नेचर के अंदर कौन सा है, तो सेल्यूलोज जो वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एक कार्बनिक यौगिक है। ओके, नेक्स्ट आपको बताना है एक ऐसा एंजाइम ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मिल्क के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो वो एंजाइम कौन सा है आपका रेनिन, और रेनिन की जो मात्रा है वो छोटे बच्चों में अधिक पाई जाती है, उम्र के साथ थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो रेनिन ऐसा एंजाइम है जो मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है। वैक्सीन बतानी है आपको टिटनस के लिए, तो टिटनस के लिए जो वैक्सीन है हमारे पास में वो डीपीटी है, डीपीटी डिप्थेरिया, पर्टुसिस और टिटनस। ओके, मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस आपको मैमल्स में बताना है, मैमल्स का मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस यूरिया है। हमने पहले बर्ड्स का डिस्कस किया था जो था यूरिक एसिड, और हमने ये भी कहा था यूरिक एसिड के बारे में कि ये जितने भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हैं उनमें से सबसे कम टॉक्सिक होता है। फीमेल ग्रोथ हार्मोन आपको बताना है कौन सा है, मेनली जो रिस्पॉन्सिबल है वो होता है एस्ट्रोजन। वैसे ग्रोथ हार्मोन अगर सिंपली ग्रोथ हार्मोन बोले तो वो मेल और फीमेल में सेम ही होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, बट फीमेल के लिए स्पेसिफिकली पूछा जाए तो ये यूजुअली शायद आई गेस दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे जितने भी चेंजेस आते हैं मैक्सिमली वो सारे होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन। ह्यूमन स्पाइन के बारे में पूछा है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें टोटल कितनी बोन्स होती हैं, सो देयर आर 33 बोन्स इन योर स्पाइन। आपकी रीढ़ की हड्डी में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है, 33। टीयर ग्लैंड पूछा है, टीयर ग्लैंड इज एक्टिव इन ह्यूमन बेबी। ह्यूमन बेबी के अंदर टीयर ग्लैंड्स जो है वो एक्टिव होती हैं कब, 4th मंथ के बाद में, बर्थ के 4 महीने के बाद में ही ग्लैंड्स एक्टिव होती हैं, यानी उससे पहले अगर बच्चा रोएगा भी तो उसके आंसू जो है वो नहीं आएंगे। The hormone that controls BMR of the body, basal metabolic rate, को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन है वो है थायरॉक्सिन, और थायरॉक्सिन हार्मोन कौन से ग्लैंड से रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड से। ओके, इजी है। अगला सवाल देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज अगर यूरिन में प्रेजेंट है तो ये कौन सी डिजीज है, तो ग्लूकोज अगर यूरिन में प्रेजेंट है तो ये डिजीज आपकी होती है डायबिटीज, क्योंकि शुरू में क्या होगा, ग्लूकोज का अमाउंट ब्लड में बढ़ना शुरू होगा और धीरे धीरे जब ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ग्लूकोज तो उसके बाद में वो यूरिन में भी एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा। ओके, आयरन डेफिशिएंसी से कौन सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी से आपको अनीमिया हो सकता है। इन्फेंट की जो रेस्पिरेटरी रेट है बर्थ के टाइम पे वो कितनी होती है, बर्थ के टाइम पे रेस्पिरेटरी रेट भी ज़्यादा होती है, हार्ट रेट भी ज़्यादा होती है, तो आपको नॉर्मल जो हम रेस्पिरेटरी रेट पढ़ते हैं 12 या 16 जो हम पढ़ते हैं वो आपको यहाँ पे टिक नहीं करनी है। इन्फेंट के अंदर रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 35 टाइम्स पर मिनट होती है, इसी तरह हार्ट रेट जो है वो भी आपको 100 से ज़्यादा मिलती है। ऐसे आपको ब्लड ग्रुप बताना है जिसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं है, तो ए बी वो ब्लड ग्रुप है। इसके अंदर अगर एंटीजन की बात करें तो ए बी के अंदर ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों एंटीजन्स जो है वो आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली जो ओ ब्लड ग्रुप है उसके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, देयर इज नो एंटीजन ऑन द आरबीसीज, तो इसी की वजह से ये यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट बनते हैं। तो वही क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा चेंज करके पूछा है। अगला सवाल देखिए, जो ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने 4 तरह के ब्लड ग्रुप बताए हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप। ये जो क्लासिफिकेशन है किसने दिया था, ये जो क्लासिफिकेशन है ये दिया गया था कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। ओके, अब आपको वो बैक्टीरिया बताना है जो आपकी पल्सेस जो है, पल्सेस यानी आपकी जो दालें हैं उनके अंदर, उनकी रूट्स के अंदर पाया जाता है, और यहाँ पे इस बैक्टीरिया का जो इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और नाइट्रोजन हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए ये बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये बैक्टीरिया कौन सा है, राइजोबियम, ये जो है पल्सेस की रूट नोड्यूल्स के अंदर पाया जाता है। कभी भी आप किसी भी पल्स का उखाड़ के अगर देखोगे तो अगर उनकी ये रूट्स आप मानो तो उनके अंदर आपको इस तरह के ऐसे इस तरह की छोटी छोटी ऐसी बॉल्स सी मिलेंगी, इनको हम कहते हैं रूट नोड्यूल्स। ओके, अगला है आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट आपने सुना होगा, स्टार्च आयोडीन टेस्ट, तो किसकी प्रेजेंस के लिए हम करते हैं आयोडीन टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आयोडीन टेस्ट में अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है तो कलर चेंज कैसा होगा, तो फाइनली आपको जो कलर मिलेगा वो मिलेगा ब्लू भी बोल सकते हो आप, या फिर ब्लू ब्लैक कलर। द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, 20 अमाइनो एसिड्स जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं।
अगर आप प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करोगे तो आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, तो हमने बताया था प्रोटीन जो है एक पॉलीमर है और वो किससे बनता है, बहुत सारे अमाइनो एसिड जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उससे फॉर्मेशन होता है एक प्रोटीन का। अगर आपने प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर दिया, उसे पूरी तरह से तोड़ दिया, तो फाइनली आपको क्या मिलेंगे, अमीनो एसिड अलग अलग हो जाएंगे और ये जो है अमाइनो अम्ल ये हमें मिल जाएंगी। नेक्स्ट आपको सवाल पूछा है कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं प्रोटीन के अंदर, ये आपस में कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, तो इनके बीच में ये जो बॉन्ड पाया जाता है ये आपका होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड। फर्स्ट सेल जो है उसका फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ था, फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन जो है वो वाटर के अंदर हुआ था। ठीक है, तो यानी कि लाइफ का ओरिजिन जो है, अगर उसके लिए आपको पूछा जाए कि वो एक्वेटिक था या टेरेस्ट्रियल था स्टार्टिंग में, तो लाइफ जो है वो वाटर के अंदर अराइज हुआ था सबसे पहले। लाइसोसोम्स को डिस्कवर किसने किया था, लाइसोसोम्स वे डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट जिनका नाम है डे डुवे। ओके, नेक्स्ट आपको बताना है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। एक और ग्लैंड है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, आपको उसका नाम बताना है। तो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है, अगेन दोनों ब्रेन में सिचुएटेड है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करता है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को। ओके, रेस्पिरेशन का सेंटर आपको बताना है, एक सेल के अंदर कहाँ पे होता है, सेल के अंदर रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ पे हो रहा है, सेल के अंदर जो सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन है वो आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और रेस्पिरेशन से फाइनली यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और इस वजह से हमने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला था, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहाँ पे यही पूछा है कि एनर्जी करेंसी क्या है सेल की, एनर्जी करेंसी क्या है, एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। ओके, देन है एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के बाद में जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो ये तो मैंने बता दिया था आपको कि 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के बनते हैं। ठीक है, अकेला पायरुवेट याद रखोगे तो भी सफिशिएंट है, और उसके साथ में फॉर्मेशन होता है किसका, एटीपी का। ओके, अब आपको बताना है कौन सा विटामिन जो है वो मिल्क के अंदर नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है मिल्क के अंदर, और दूसरा जो चीज़ नहीं मिलती है मिल्क में वो कौन सा है, आयरन। इस वजह से मिल्क को हम एक कंप्लीट फूड या एक बैलेंस्ड फूड अकेले को नहीं बोल सकते हैं। प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है उसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है, तो प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया डिजीज होती है। तो प्लाज्मोडियम जो है वो अलग एक तरह का प्लाज्मोडियम आपके पास में अलग अलग तरह के होते हैं। प्लाज्मोडियम ओवेल होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफरम होता है, उन सबको आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि प्लाज्मोडियम जो है इस पैरासाइट की वजह से अगर ये आपको इन्फेक्ट करेगा तो आपको कौन सी डिजीज हो सकती है, मलेरिया। अब आपको बताना है अगर एक पर्सन को मलेरिया है, ठीक है, उससे अगर दूसरे पर्सन को मलेरिया स्प्रेड होता है, तो ऐसा कौन सा बीच में वेक्टर है जो लेकर के जाएगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर मलेरिया। तो बेसिकली मलेरिया जो है वो छूने से नहीं फैलता है, कम्युनिकेबल तो नहीं बोलेंगे हम उसको, बट एक वेक्टर है उसका, जिसने अगर जो इन्फेक्टेड आपका पर्सन है उसको काटा हो पहले, ठीक है, इस मच्छर ने, और अगर ये बाद में जाकर के इस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को काट लेगा तो उसको भी मलेरिया हो जाएगा। तो ये जो आपका मच्छर है ये कौन सा है, दैट इज फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, उसका भी फीमेल होगा एनाफिलीज मॉस्किटो का। बोन जो है उसको फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जा सकता है प्लांट्स के लिए, ऐसा क्यों, उसके अंदर ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, तो बोन्स के अंदर यूजुअली तो कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, बट कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फोरस भी जो यहाँ पे मिलता है, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था NPK, तो हमारा फॉस्फोरस की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो एज अ फर्टिलाइजर। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है, जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है आरबीसी का लाइफ स्पैन। उसके बाद में इसको भेज दिया जाता है स्प्लीन के अंदर, जहाँ पे इसको यानी कि इसको जो भी ब्रेक डाउन है वो हो जाता है। तो इसीलिए हमसे पूछा है कि ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है, यानी कि आरबीसी की कब्र जहाँ पे जाके उसको फाइनली दफनाया जाता है किसी को, वही उसकी कब्र है। तो मैंने क्या बताया, 120 दिन के बाद में आरबीसी को भेज दिया जाता है स्प्लीन के अंदर, इसीलिए स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। बट स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इन्फेंसी के अंदर जो आरबीसीज हैं और बाकी सेल है उनका फॉर्मेशन स्प्लीन में होता था, और स्प्लीन जो है एक स्टोरेज आपका साइट बोल सकते हैं जहाँ पे ब्लड अवेलेबल होता है। आपको बतानी कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो एब्सेंट होती है एडल्ट आरबीसी के अंदर, तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है आरबीसी के लिए, इसीलिए बोला जाता है दैट आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएटेड। केंद्रक जो है आरबीसी के अंदर रेड ब्लड सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। आपको अगला सवाल ये पूछा गया है कि प्रिजर्वेटिव की तरह
परिरक्षक के फॉर्म में फूड आइटम्स के लिए एक कॉमनली यूज्ड आपको सब्सटेंस बताना है, तो कॉमन सॉल्ट जो है या फिर आपका सोडियम क्लोराइड जो है इसको यूज़ किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव। वैक्सीन डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने जो वैक्सीन डेवलप करी थी वो किससे रिलेटेड थी, कौन से डिसीज से रिलेटेड थी? चिकन पॉक्स इज डिफरेंट। वन सेकेंड, यहाँ पे जो है एक छोटा सा करेक्शन है, वो ये है कि एडवर्ड जेनर ने चिकन पॉक्स के लिए जो है वैक्सीन डेवलप नहीं करी थी, उन्होंने डेवलप करी थी स्मॉल पॉक्स के लिए, और ये दोनों डिफरेंट डिसीजेज है, दोनों सेम नहीं है, तो थोड़ी गलती की वजह से यहाँ पे चिकन पॉक्स आ गया था, बट द राइट आंसर इज स्मॉल पॉक्स। रेस्पिरेटरी रेट जो है, श्वसन की दर है, वो सबसे कम कब होगी? तो देखिए जब भी हम रेस्ट कर रहे होते हैं या फिर हम सो रहे होते हैं उस टाइम पे आपकी रेस्पिरेटरी रेट, आपकी हार्ट रेट, ये सारी जो है वो काफ़ी कम हो जाती हैं, ठीक है। तो बेड टाइम के ऊपर या फिर सोते समय आपकी रेस्पिरेटरी रेट कम होगी। विटामिन ई जो है इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ, ऐसा कौन सा आपकी बॉडी का पार्ट है या फिर किस चीज़ के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए विटामिन ई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? तो आपके जो सेक्स ग्लैंड्स हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए विटामिन ई जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी मे लीड टू इनफर्टिलिटी। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, जैसे हम कोई भी नाम बताते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स का अगर आप साइंटिफिक नेम बताओगे इट विल बी होमो सेपियंस, तो ये जो दो नेम के अंदर हमने पूरा बता दिया ह्यूमन बींग्स को, इसे हम कहते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ये किसने दिया था? ये जो नॉमेनक्लेचर दिया गया था लिनियस के द्वारा, कैरोलस लिनियस। ओके, ब्लड, अगर पीएच वाइज बात करो ब्लड की, तो ब्लड कैसा है? एल्कलाइन है नेचर के अंदर। पायरिया एक डिजीज है, आपको बताना है ये आपकी बॉडी के कौन से पार्ट को इफेक्ट करती है। पायरिया जो है ये आपके मसूड़ों को इफेक्ट करती है, गम्स को इफेक्ट करने वाली एक डिजीज है। स्टमक का पीएच आपसे पूछा है, स्टमक का पीएच कैसा होगा? स्ट्रांगली एसिडिक होगा, और उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे HCl जो है उसका रिलीज होता है, और इसीलिए इसका जो पीएच है वो होगा 1.5 to 3.5 के बीच में। अगर एवरेज पूछे तो 1.8 के आसपास हम लेते हैं। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है ये आपकी डाइट का एक पार्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपकी जो पेरिस्टालिसिस है, जो आपकी पूरी जीआईटी का मूवमेंट है, जिसकी वजह से फूड रेगुलरली आगे की तरफ ट्रैवल करता रहता है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और हेल्प करती हैं। तो आपको प्रॉब्लम्स जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम्स भी नहीं रहती है इस वजह से, तो पेरिस्टालिसिस जो मूवमेंट है उसमें ये हेल्प करती है। ब्लड प्रेशर मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। पेसमेकर ऑफ हार्ट किसे कहा जाता है? ऐसे नोड को पेसमेकर ऑफ हार्ट कहा जाता है, क्योंकि जो आपकी हार्ट बीट है, हार्ट बीट आपकी जनरेट होती है, जनरेट कहाँ से होती है? ऐसे नोड से। ओके, द ब्लड वेसल कैरिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी आर कॉल्ड, जो आपके हृदय से लेकर के रक्त को पूरे शरीर तक लेकर के जाती हैं, उन ब्लड वेसल्स को क्या कहते हैं? जो रक्त शरीर से दूर लेकर के जाती है ब्लड वेसल्स, उनको हम कहते हैं आर्टरीज, और वो ब्लड वेसल्स जो आपके हार्ट के अंदर ब्लड लेकर के आती है उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं वेन्स। ओके, और आर्टरीज के अंदर जाने वाला ब्लड जो होता है वो कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड होता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर जो सबसे पहली स्टडी थी वो किससे करी थी? वो करी थी विलियम हार्वे ने। ठीक है, ह्यूमन किडनी के अंदर जो स्टोन्स पाए जाते हैं, पथरी आपने सुना होगा कॉमन टर्म्स में, वो स्टोन्स किसके बने हुए होते हैं? तो उन स्टोन्स जो है वो यूजुअली बने हुए होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के। When there is contraction of the left ventricles in human heart, blood goes to, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल ये देखिए यहाँ पे, ये जो मैंने ये जो कॉलम बनाया है ये होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। वैसे दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बट यहाँ पे हमसे पूछा गया सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने पे क्या होगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे जुड़ी हुई होती है एओर्टा। ठीक है, तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? ब्लड आगे की तरफ मूव करेगा और एओर्टा में चला जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। लीव्स का जो ग्रीन कलर है वो किस वजह से होता है? क्योंकि लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और जहाँ कहीं भी क्लोरोफिल होगा, चाहे वो स्टेम्स में हो चाहे लीव्स में हो, उसकी वजह से ग्रीन कलर आएगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिलिक पिगमेंट है, उसका कलर कैसा है? ग्रीन है। Presence of pollutants in the environment is commonly expressed as parts per million. कोई भी अगर पोल्यूटेंट, प्रदूषक अगर वातावरण में प्रेजेंट है तो उसके लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं वो यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। वाटर के अंदर ज़्यादा कॉमनली यूज करते हैं हम इस यूनिट को। आपको बताना है यहाँ पे ppm का फुल फॉर्म क्या है, तो सिंपली पार्ट पर मिलियन का ppm का फुल फॉर्म क्या है? पार्ट्स पर मिलियन।
नेक्स्ट इज एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ। बोन एंड टीथ दोनों के फॉर्मेशन के लिए तो एक तो मैंने बताया था कैल्शियम होता है, दूसरा जब हम फर्टिलाइजर वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे वहीं पे मैंने बताया था कि बोन्स के अंदर फॉस्फोरस की अमाउंट भी होती है, इस वजह से इसे आप एक फर्टिलाइजर की तरह भी यूज कर सकते हो। तो दो इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट जो बोन और आपके टीथ दोनों के अंदर मिलेंगे वो कौन से होंगे, कैल्शियम और दूसरा फॉस्फोरस। Process of food preparation by green plants in presence of sunlight is called। sunlight की presence में जब आपके हरे पौधे भोजन बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस। प्लेटलेट्स का आपको दूसरा नाम बताना है। प्लेटलेट्स जो हैं वो आपकी ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प करते हैं। अगेन ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और ब्लड प्लेटलेट्स जो है उनका दूसरा नाम जो है वो क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, तो ये आपके 100 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।